के लिए मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। रामराज जी शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेघराज यादव जी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कृष्ण कुटेल जी आज आप ही से ले लूंगी। उम्मीदवारों की सूची आपने आखिरकार कांग्रेस से पहले जारी कर ही दी, लेकिन इन तीनों उम्मीदवारों में हॉट सीट की अगर बात करें तो हिसार बन गया है, क्योंकि एक बड़ी टक्कर वाली बात वहां पर होगी। क्या लगता है? देखिए ज्योति जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि संगठन के तौर पर मजबूत है और इंडियन नेशनल पार्टी इस हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीट के ऊपर अपने उम्मीदवार उतार करके जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो कुशासन रहा है, कांग्रेस के समय के अंदर जो जनता को लूटने का काम और भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल तक जो इस हरियाणा की जनता को लूटने का काम किया, कई घोटाले दिए हैं, तो ये बदला लेने का काम करेगी। और इस 2000 का जो 24 का अभी ये चुनाव है, इस चुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है अच्छे मतों से जो है कि मार्जिन से जो है कि सीटों पर जो है कि वो जीत दर्ज कराने का जो है कि वो काम करेगी। भी हमारे साथ बने हुए, उन्हीं से सवाल ले लेते हैं। शर्मा जी, हिसार सीट हॉट सीट बन गई है, क्योंकि एक मैदान से अब उस पर मैदान पर एक परिवार से तीन लोग सामने आ गए हैं। सुनैना चौटाला की बात करें, नैना चौटाला की बात करें, उधर रणदीप चौटाला। क्या लगता है कितनी टक्कर दे पाएंगे रणदीप चौटाला जी को? शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए कोई बात नहीं। मेघराज यादव जी भी हमारे साथ बने हुए, प्रवक्ता जेजेपी। मेघराज जी, कल आपने उम्मीदवारों की सूची जारी की, आज इनेलो ने जारी कर दी है, लेकिन बात हम हॉट सीट की करना चाहेंगे हिसार से, क्योंकि अब बहनों का मुकाबला तो है ही, साथ ही परिवार का मुकाबला भी ये है। क्या लगता है कौन टक्कर दे पाएगा? सबसे पहले मैं नमस्कार करूंगा आप सबके दर्शकों को, आप सबको और पैनलिस्ट को भी सबको। साथ में जैसा कि आपने अभी सवाल किया कि हिसार सीट जो है हरियाणा की सबसे हॉट सीटों में से गिनी जा रही है, जिसमें एक ही परिवार के तीन कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा और साथ में अपने हरियाणा की जनता को भी कि हमने उस सीट पर हमारी सबसे ताकतवर और हमारी मातृ समान हमारी जो नैना जी हैं चौटाला जी, उनको हमने उतारा है उस सीट पे। और उनको ऐसे ही नहीं उतारा हमने। आप ये देखिए, उन्होंने विधायक रहते हुए जो काम महिलाओं के लिए आज तक पूरी हिस्ट्री में कोई नहीं कर पाया, वो उन्होंने उन अधिकारों को हमारी मातृशक्ति को देने का काम किया है। चाहे उसमें आप बात कीजिए 50% पंचायती राज के अंदर महिलाओं की हिस्सेदारी, आज से पहले कभी किसी ने ये आवाज किसी भी स्टेज पर उठाई नहीं, जबकि उन्होंने बार बार डिमांड की हमारी विधानसभा के अंदर और फाइनली इसको मनवाने में वो सक्षम रही, जिससे आज हर दूसरी महिला पंचायती राज में किसी न किसी पद पर विराजमान है, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान है हरियाणा की महिलाओं के लिए। दूसरा, आप बात करें डिपो के अंदर 33% जो रिजर्वेशन दिलवाया। अगर आप बात करें पूरे हरियाणा की महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जो 33% का जो उन्होंने वादा पूरा किया अपना, जो हमारे मैनिफेस्टो के जो पार्ट थे, उसको भी उन्होंने पूरा करवाने का काम किया, जो हेल्प करवा रहा है पूरे हरियाणा में महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए। आप बात कीजिए 1% जो ओबीसी का रिजर्वेशन का हो, तो बहुत सारे काम जो, क्योंकि वो चुनी गई विधानसभा के अंदर और जाके विधानसभा में उन्होंने अपनी आवाज उठाई, महिलाओं की आवाज उठाई और आज इस लेवल पे उनको पहुंचाया। मैं पूरी अपने उसके पार्टी की तरफ से ये कहना चाहूंगा कि वो जैसे ही हमारे हिसार से लोकसभा को जीत के आएंगी, तो उसी जोश और उत्साह के साथ जो हरियाणा की जो आवाज कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों से दबी हुई है विधानसभा के अंदर, उसको जोर शोर से उठाएंगी और पूरे हरियाणा को जो भी हमारी डिमांड्स है जो आज तक पूरी नहीं हो पाई, उनको पूरा करने का काम करेंगे विधानसभा में, लोकसभा में जाकर। ठीक है। शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी शर्मा जी, सवाल मेरा ये था कि अब इनेलो ने 3 उम्मीदवारों की सूची आज जारी कर दी है, जिसमें से हिसार से उन्होंने सुनैना चौटाला को उतारा है। तो रणजीत चौटाला के सामने कितनी टिक पाएंगी, कितना कड़ा ये मुकाबला होने वाला है? क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखो ज्योति जी, आप सबको मालूम है काम बोलता है और हम काम के आधार पर देश तुल्य जनता जनार्दन के सामने जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, माननीय मोदी जी ने असंभव को संभव किया है। कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 हटेगी।
ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। विदेशों में हमारी इतनी धाक जमेगी कि वहाँ पे हम कतर में फांसी के फंदे से भी अपने भारतीयों को उठा कर वापस ले आए थे। ये अपना आप में बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। G20 का सफल आयोजन हुआ है, उससे विदेश में हमारी बहुत ज्यादा धाक जमी, हमारा व्यापार बढ़ा, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, और क्या नाम है, आर्थिक क्षेत्र में भी हम बहुत विश्व की मान लो बहुत बड़ी शक्ति, तीसरी शक्ति हम बनने जा रहे हैं। हम बहुत आगे बढ़े। वैसे ही देवतुल्य जनता जनार्दन ने अभी जहाँ पे जिन राज्यों में चुनाव हुए थे, नरेंद्र जी की मोदी जी के नीतियों पे, उनके सिद्धांतों पे, उनकी गारंटी पे मोहर लगाई थी, जो सुनामी का रूप धारण करेगी। और अब की बार जनता ने मन बना लिया है, अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। हरियाणा में भी मनोहर लाल जी ने असंभव को संभव किया है। कभी अब हमने सोचा भी नहीं था, एक गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, जिनके पास में झुलाने तक का भाड़ा नहीं था, आज उस घर का बच्चा तलाश होने पर लग रहा है। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। 5 लाख तक का इलाज फ्री हो रहा है। पहले कट टूट जाया करती, ब्याज पर रुपये ले लेके वो रुपये नहीं उतरा करते, या तो प्लाट बेचना पड़ा करता, या अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी थी। मैं समझता हूँ ये भी बहुत ही ऐतिहासिक घटनाएं हैं। अब मुख्यमंत्री जी उन नीतियों को, मोदी जी की नीतियों को, मनोहर जी की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। विशाल जन सैलाब एक उमड़ रहा है उनको आशीर्वाद देने के लिए, और बहुत ही युवा हैं, युवाओं के दिल में उमंग है, ओबीसी समाज के दिलों में उमंग है। 56 साल में ओबीसी सीएम बना है हरियाणा में, सभी जातियों में 36 बरादरी का आशीर्वाद मिल रहा है उनको। और आप अपना आप में, जैसे मैंने पीछे बताया था, तो होली के महापर्व पर भी वहाँ भीड़ थी, और उन्होंने कह दिया भाई तुम मारा और मैं धारा और तुम मेरे भाई, आशीर्वाद दो। और कोई ये कुर्सी भी तुम्हारी है, ये सीएम का रेजिडेंस भी तुम्हारा है, और आप आशीर्वाद दो, मैंने तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत है, और कोई यहाँ पास पूछ लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ युवा शक्ति में बहुत बड़ा जोश है, और इन नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। हमारा संगठन बहुत मजबूत है, 15 प्रमुख सम्मेलन हमारे हो गए हैं, और बड़े बड़े नेताओं के प्रवास गाँव में हुए हैं। भाजपा ने गाँव ग्रामीण अंचल का, ठीक है, और भी मेहमान हमारे साथ है, और भी मेहमान हमारे साथ है, फिर लौटूंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ है नीरज गुप्ता। नीरज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, ज्योति जी आ रही है, इसको चुप कराओ। चलिए नीरज जी, अब बार बार ये सवाल उठ रहा है कि अब तो इनेलो ने भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, कांग्रेस कब तक इंतजार करवाएगी हरियाणा वासियों को? देखिए अब ज्योति दिन जा रही घड़ियां खत्म हो चुकी है, आज या कल आपको खुशखबरी मिल जाएगी, और हमारे सब मजबूत कैंडिडेट की लिस्ट आपके हाथ में होगी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा। बीजेपी प्रवक्ताओं को याद करा दूं, मुझे पहले ही पता था इनके पास 2 ही मुद्दे हैं, 370 और राम मंदिर। ये राम मंदिर के ठेकेदार बन रहे हैं कि हमने बनवा दिया? नहीं, ये राम मंदिर के ठेकेदार बन रहे हैं कि हमने बनवा दिया। आप तो आपने क्या बनवाया? आप तो राम के विरोधी हो, भगवान को आप मानते नहीं, भगवान आपको भगवान दे रही है। पूरा बोलने दिया मैंने, सबसे ज्यादा समय आपको ही दिया। ठीक है शर्मा जी, अपनी बारी में एक एक करके हल्ला गुल्ला नहीं। अभी देखिए, अभी डिबेट शुरू हुआ, अभी से इतना नहीं, इनको रोकिए ना, जिनको रोकिए। शर्मा जी, आप तक जब आपके पास मैं लौटूंगी, आपका टर्न आएगा तब आप बोलिएगा, आप नोट कर लीजिए। ठेकेदार लग रही है। राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बना है, राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बना है, कोर्ट आपकी नहीं है। अगर कोर्ट की टिप्पणी सुनना चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जगहों में अभी टिप्पणी की है। शर्मा जी सुनिए, देखिए आप सुन पा रहे हैं, आप सुन ही नहीं पा रहे, एक बार सुन लीजिए उनको। आप बंदे की बात करते हो, बेरोजगारी नहीं बोलोगे, महंगाई पे नहीं बोलोगे। आज हरियाणा में कर्जा, जब कांग्रेस सरकार थी 60,000 करोड़ का, आज 4.5 लाख करोड़ का कर्जा, उससे नहीं बोलोगे। जो 750 किसान मारे गए, उन पे नहीं बोलोगे। 750 किसान के हथियार लगा के देना चाहते हो, घर में घूम रहे 400 पार, 400 पार। आपको क्या लगता है 400 पार हो जाएंगे? आपको क्या लगता है 400 पार हो जाएंगे? ये तो समय बताएगा, ये तो समय बताएगा, किसी के कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 400 पार इतनी शक्ति कैसे होगी? 400 पार क्या निश्चित है? सेटिंग कर लिया हमने 400 पार। आपको कैसे पहले पता 400 पार?
आपको कैसे पहले पता 400 बार? चलिए ठीक है, नीरज जी अगला सवाल 40 बार में रह गए। आप बेरोजगारी की बात किए, महंगाई की बात किए। आप मोदी जी ने कहा था 50 में पेट्रोल बेचेंगे, काला धन लाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 15 वाला खाते लाएंगे और हम सारे भ्रष्टाचार। बताइए क्या हुआ? चलिए सुनिए, अब एक दूसरे में नगर निगम घोटाला हुआ। नगर निगम घोटाले के कर्मचारी अफसर रैली में घूम रहे, सीएम साहब की रैली में रहे। फिर आपकी रैली एनआईटी में खाली पड़ी थी। आप कह रहे हो हमने ये कर दिया, वो कर दिया। क्या दे दिया आपने? बताइए, आप मुझे बताइए। आप लोग सुनेंगे नहीं, आप लोग सुनेंगे ना, एक दूसरे को सुनेंगे ना मुझे सुनेंगे। सीएम साहब का आशीर्वाद देने के लिए कराइए ना जी। आप सुनिए शर्मा जी, जब मैं आपके पास लौटूंगी आपको पूरा समझ दिया जाएगा। आप एक एक बात को नोट कर लीजिए, उसके बाद से आप एक एक बात पे सवाल के जवाब दीजिएगा। मैं दूसरा किसी को बीच में नहीं बोलने दूंगी। नीरज जी चलिए ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये है, देखिए प्रवक्ता, मैं बीजेपी प्रवक्ता को याद दिलाना चाहता हूँ, मुद्दे पे बात कीजिए। मुझे पहले ही पता था इनके हर चैनल पे, नेशनल चैनल पे 370 राम मंदिर कहते हैं हमने बनवा दिया। अरे राम मंदिर, चलिए ठीक है, सवाल सुन लीजिए मेरा, सवाल सुन लीजिए। राम मंदिर कोर्ट क्या जिससे बना? आप इस बात पे क्यों नहीं बोलते? महंगाई पे चर्चा करिए, बेरोजगारी पे चर्चा करिए, सरकार का घोटाला क्या हुआ, कोयला घोटाला हुआ, उसमें क्या एक्शन हुआ, नगर निगम घोटाला, बीजेपी का नगर। हाँ जी नीरज जी, सब मेरा सवाल सुन लीजिए एक बार। सवाल मेरा ये है, पहले चरण के मतदान में कुछ ही घंटे बाकी हैं। 102 सीटों के लिए है और जितने भी 7 फेजों में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव पहले चरण में ही होने हैं। तो ऐसे में कांग्रेस कितनी तैयार है? क्या लगता है 102 सीटों में से कितनी सीटों पर आप मजबूत हैं? देखिए, कांग्रेस पूरी तैयार है। इंडिया गठबंधन मजबूत से लड़ रहा है। मैं ये नहीं कह सकता हम कितनी सीट जीतेंगे। जनता न्याय करेगी। अगर जनता को महंगाई से छुटकारा मुक्ताना है, बेरोजगारी से छुटकारा है, जनता निश्चित इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेगी। जनता इनके झूठ को पकड़ चुकी है। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ के वादे करते हैं, झूठों की सरकार है। आज तक कोई वादा पूरे नहीं हुआ। पहला वादा तोड़ते हैं, दूसरे वादे इनके बन जाते हैं, उसको कहते हैं मोदी गारंटी। आज मोदी गारंटी सबसे झूठी गारंटी है। कोई भी पिछला वादा पूरा, मैंने ज्योति जी को चुप कराइए, फिर ये बीच में बोलना शुरू हो गए। शर्मा जी लौटूंगे आपके पास। शर्मा जी लौटूंगे आपके पास। आप इनका बंद कर दिए। इतने बड़े सीनियर हो गए, मुझसे उम्र में बड़े, इनको शिष्टाचार मालूम नहीं। मैं इनके बीच में बोला क्या? आप ध्यान से सुनिए, आप पूरी बात कीजिए। नहीं, पूरी बात ध्यान से सुनिए ना जी। देखिए, मोदी के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जनता सारे झूठ जान चुकी है। 10 साल में कोई वादा नहीं हुआ। जिस देश से आए थे कि पेट्रोल हम 50 रुपए लीटर बेचेंगे, काला धन वापसी लाएंगे, 100 समाज विधि बनाएंगे, 2 करोड़ रोजगार का वादा, इनमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ। हम जनता के बीच जा चुके हैं, जनता समझ चुकी है। अब की बार ये 400 पार कर रहे हैं, 200 सीटों पे सिमट जाएंगे और 400 पार का नारा दोहराइएगा। इन्होंने 2019 में 75 पार का नारा दिया था हरियाणा में, सिर्फ 40 सीट पे सिमट गए। ये जनता जनार्दन तय करेगी। जनता मालिक है। जनता को अगर बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए, भ्रष्टाचार से रहे, तो जनता निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को वोट करेगी। मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है शर्मा जी, आऊंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले कृष्ण गुटेल जी, अभी समय जरूर है, महीने भर का समय जरूर है हरियाणा के चुनाव में, लेकिन मुद्दे आपसे जानना चाहेंगे कि इन्हें लोग किन मुद्दों को लेकर के चल रही है कि इस बार इन मुद्दों पर हम जनता के सामने जाएंगे। देखिए ज्योति जी, जनता जो है कि वो जानती है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने और जेजेपी ने मिलकर के इस हरियाणा प्रदेश को जो है कि वो लूटने का काम किया है। बेरोजगारी और महंगाई प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है और किसानों की जो फजीयत भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हुई है, किसान जो है कि इनकी लाठियों को भूला नहीं है। इन्होंने हर मोड़ पर जो है कि किसानों के ऊपर लाठियां भांजने का काम किया है, सरपंचों के ऊपर लाठियां भांजने का काम किया है, आंगनबाड़ी वर्करों के ऊपर लाठियां भांजने का काम किया है, छात्रों के ऊपर जो है कि लाठियां भांजने का काम किया है, एमबीबीएस के जो छात्र जो है कि उनके ऊपर लाठियां भांजने का काम किया है, चौकीदारों के ऊपर इन्होंने लाठियां भांजने का काम किया है। इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है और जनता जो है कि वो बदला जरूर लेगी। और जहां पर जो है कि और भी मुद्दे बहुत है हरियाणा प्रदेश के अंदर, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला है, क्योंकि अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि वो लागू करने का काम नहीं किया। कह रहे भी हम लागू करेंगे और कांग्रेस भी कह रही है, और कांग्रेस के समय के अंदर उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर दोनों ही जो है कि थैली के चट्टे बटे हैं। पेपर लीक मामला हुआ है। दूसरा जो है कि यहाँ पर इनके कार्यालयों से जो है अटैची यानी करोड़ों रुपए की अटैची का पकड़ना जो है कि किस बात का संकेत है। और ये कहते भी खर्ची और पर्ची के बिना नौकरी नहीं है, लेकिन अटैची इनके कार्यालयों से जो है कि वो पकड़ी जाती है। कानून व्यवस्था इनकी लचर पचर है, महिला असुरक्षित है, छात्राओं का यौन शोषण है।
आपने उचाना के स्कूल के अंदर देखा है कि कितने वर्षों से जो है कि वहां पर छात्राओं का यौन शोषण हो रहा है, खिलाड़ियों का यौन शोषण है, यहाँ के इनके मंत्री तक जो है कि वो कोच का यौन शोषण करते हैं। अगर वो उसके खिलाफ बोलते हैं उसको जो है कि अवदस्त कर दिया जाता है। और यहाँ पर दलित उत्पीड़न सरकार, दलितों के प्रति जो है कि ये सरकार जो है कि वो विरोधी है। छात्रवृत्ति घोटाला जो है कि सरकार के अंदर हुआ, इन्होंने अंबेडकर मेधावी छात्र योजना को जो है कि इन्होंने डकारने का काम किया है। सरकारी का घोटाला हुआ है यहाँ पर, यानी बिल्डिंग बना दी गई है और पैसा डकारने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। SYL का मुद्दा है, पानी लेकर के नहीं आए हैं ये लोग अभी तक। शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, फर्जी ID घोटाला हुआ और परिवार पहचान पत्र में जो है कि जनता को परेशान करके छोड़ दिया है। राशन कार्ड के मामले के अंदर जो है कि ये ऐसे प्रति महीना जो है ये लोग जो है कि किसी का तो BPL बढ़ा देते हैं और किसी का भी आपके टाइम में क्यों नहीं मिली बात सरकार द्वारा मनाई जा रही है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। ठीक है, और रही बात भ्रष्टाचार पे, आप क्या कहिए भ्रष्टाचार पे? मुद्दे से भटक रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चर्चा करेंगे इसमें। यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो चला है, तो यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस होंगे। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ले लिया है प्रण प्रचंड, मतदान करेगा उत्तराखंड। देश की सरहद पर जैसे हर एक जवान जरूरी है, खेतों की हरियाली जैसे बिना किसान अधूरी है। बिना वोट के देशभक्ति भी होती नहीं पूरी है। अपील मतदान करे जितने भी है नर नारी। देश में बनने वाली सरकार में अब अपनी भी भागीदारी है। आइए मतदान करें। उत्तराखंड में मतदान को ऐतिहासिक बनाकर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। 19 अप्रैल को मतदान करके अपना योगदान देने के लिए। नमस्कार। एक व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर रहता था और 2 मटकों में पानी भरकर एक डंडे के दोनों ओर बांधकर कंधे पर रखकर ले जाता था। हर रोज का ये उसका नियम था। कुछ दिन बाद उसके एक मटके में छेद हो गया। अब जब वो घर पहुंचता था तो स्वाभाविक है, एक मटके में कम पानी होता था और दूसरा भरा रहता था, लेकिन वो यही क्रम जारी रखता था। उसने टूटा हुआ मटका कुछ सोचकर चेंज नहीं किया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो टूटे हुए मटके को चेंज क्यों नहीं कर लेते? व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया और पत्नी को उस रास्ते पर ले गया जहां से वो हर रोज पानी लेकर आता था। पत्नी देख के हैरान हो गई कि जिस साइड का मटका टूटा हुआ था और पानी गिरता था जहां, उस ओर फूल पौधे लहरा रहे थे, जबकि दूसरी ओर जहां मटका ठीक था और पानी नहीं गिर रहा था वहां केवल सूखा ही सूखा था। पत्नी को समझ आ गया फूटे हुए मटके को धोने का क्या रहस्य है। मित्रों, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं होता, बस उसे सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। दोस्तों, ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देते हैं जो सबके लिए अच्छा है। नमस्कार। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा भी जारी है और मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। मेघराज जी, आपके पास आते हुए सवाल करना चाहूंगी। बाकियों से मैंने मुद्दे पूछे, अब आपसे जानना चाहूंगी, इस बार सभी सीटों पर आप उम्मीदवार उतार रहे हैं और कह रहे हैं कि हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन मुद्दे आपके क्या हैं? किन मुद्दों पर इस बार जेजेपी फील्ड में जा रही है, लोगों को बता रही है कि भाई ये मुद्दे हमारे हैं, इसलिए हमें वोट कीजिए? देखिए, जेजेपी पूरी जो है ताकत के साथ मैदान में अब की बार अपने 10 के 10 कैंडिडेट को लेके आई है। और मुद्दों की जहां तक बात आती है, मुद्दे हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हरियाणा को लेके है। आप देखिए, पिछले 10 साल में हरियाणा की आवाज उठाने वाला कोई एक भी सांसद नहीं था जिसने खड़े होके अपनी लोकसभा में हरियाणा के किसी मुद्दे को उठाया हो। अभी मैं सुन रहा था, जैसे ही आपने हर एक प्रवक्ता ने अपने अपने विचार रखे, आप ये बताइए कि पिछले 10 साल में हरियाणा की अगर विकास की बात करते हैं तो कौन सा विकास हुआ है? हरियाणा के अंदर अगर आप बात करते हो कि भाई हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल फैसिलिटीज, आप देखिए, अगर मैं बात करता हूं अपने गुड़गांव की, अगर यहाँ पे भी हम देखते हैं गुड़गांव को भी, यहाँ 6000 से ज्यादा जो है रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं। 6000 सोसाइटीज ने अपना ईडीसी आईडीसी सरकार को सबमिट किया हुआ है। उसके बावजूद आप सीवर को लीजिए, आप पानी को लीजिए, आप किसी भी चीज को लीजिए, कोई भी फैसिलिटी जो है अभी गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव जैसे शहर में जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उसके बावजूद गुड़गांव में बेसिक एम्यूनिटीज की मिसिंग है। आप बात करते पूरे हरियाणा की, जहां तक हम बात करते किसानों को लेकर जितना भी आंदोलन चला, आप ये देखिए, ना तो हम सेंटर में थे जिन्होंने उन कानूनों के ऊपर साइन किया, ना हम स्टेट में हम जो है उसको लेके रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई हमारे पास होम मिनिस्ट्री है, ना ही हमारे पास, अगर आप बात करते हो कि भाई हम जो है ना हमारे पास पुलिस थी, ना हमारे पास हम कृषि मंत्री थे, लेकिन फिर भी किसानों को लेके आज आप देखिए, विद इन 24 घंटे से 72 घंटे जो किसानों के अमाउंट ट्रांसफर होता था, उनकी फसल रातों रात बिक जाती थी। आज किसान एक तरफ नजरें उठा के बैठा हुआ है भगवान की तरफ, दूसरी तरफ नजरें है कि भाई हमारी फसल कब बिकेगी। 1 महीना हुआ है हमें एनडीए गठबंधन से दूर हुए और सिचुएशन यहाँ तक आ गई है। हमारे मुद्दे ये है कि हम चाहे वो रोजगार को लेके हो, चाहे किसानों को लेके हो, चाहे महिलाओं को लेके हो, जो हम तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1 महीने पहले जब तक आप गठबंधन में थे तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था? बिल्कुल, आपके सामने 1 महीना देखिए, 1 महीने के अंदर अंदर क्या सिचुएशन हो गई है। आज आप देखिए, अगर कांग्रेस की बात करते हो और बीजेपी की बात कीजिए, कांग्रेस के 6 जो एमपीज है वो बीजेपी में चले गए हैं। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो जिसके अंदर नवीन जिंदल जी जो है मजदूरी का काम कर रहे हैं, जो कुछ पिछले 10 साल से गायब थे, वो एक दिन में किसानों का मसीहा बनने के लिए मजदूरी करने लग गए हैं। आप और कैंडिडेट को देखिए, जबकि दुष्यंत चौटाला जी पिछले 4.5 साल से कंटिन्यू किसानों को बीच रहे हैं। जब वो फसल छोटी थी, आप वीडियो देखिए उनके, जब देखा है मैंने वीडियो, देखा है मैंने वीडियो, ठीक है। आगे चर्चा आप पे करूंगी, लेकिन एक सवाल इस पर बन रहा है, मैं इसका जवाब नीरज जी आपसे चाहूंगी। जेजेपी का कहना है कि पिछले 1 महीने तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जब से गठबंधन अलग हुआ है तब से प्रदेश की हालत कुछ ठीक नहीं है, महिलाओं की हालत ठीक नहीं, किसानों की ठीक नहीं है, विकास की गति जो है वो धीमी हो गई है। बड़े कमाल की बात है, इनके जेजेपी के प्रवक्ता ने हास्यास्पद बयान है कि 1 महीने में सब कुछ उल्टा हो गया। जहां 4.5 साल मिलाई चकी पूरा राज्य करा, इनके जो दुष्यंत चौटाला थे सुपर सीएम कहलाते थे, अच्छे पोर्टफोलियो उनके पास थे, 10 के 10 डिपार्टमेंट थे। आज 1 महीने में सब कुछ लुट गया, 1 महीने सब कुछ खत्म हो गया। 1 महीने में आज आपको बीजेपी इतनी बुरी लगने लग गई। ये सिर्फ चाल है, ये दोनों एक मिले हुए हैं। ये आप देखना, इलेक्शन आते आते जब सीटों की कमी होगी फिर दोनों एक हो जाएंगे। ज्योति जी, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, अगर बीजेपी को कुछ सीटों की जरूरत पड़ी, सबसे पहले जसपा की छाती देंगे। या तो मेरे जसपा के प्रवक्ता ये बोले आज, या जसपा के प्रवक्ता गारंटी दे, हम बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, चाहे बीजेपी सरकार बने ना बने, आप सरकार में शामिल नहीं होंगे, बाहर से समर्थन नहीं देंगे। आज 1 महीने में सब कुछ उल्टा हो गया, सारे विकास कार्य रुक गए। बीजेपी सरकार और साथ समझे तो आज बीजेपी इतनी बुरी हो गई, सांप और नेवला की लड़ाई हो गई, सांप और नेवला की लड़ाई हो गई। कहां पहले सांप और नेवला को गले में लेके चलते थे, ये सिर्फ बेबुनियाद है। दोनों पार्टी एक है। ज्योति जी, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, ये दोनों पार्टी चुनाव के समय एक हो जाएंगी, चुनाव के रिजल्ट के बाद एक हो जाएगी, 4 सीटें कम पड़ेंगी, दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ेंगी। बीजेपी फिर इनको दोबारा ले आएगी या ये बीजेपी में दोबारा चले जाएंगे। मैं तो जनता को कहूंगा, आप ये मान रहे हैं फिर से बीजेपी की सरकार आएगी हरियाणा में? मैं नहीं कह रहा बीजेपी सरकार, अगर सीटें शॉर्ट पड़ती है सबसे पहले यही कूदेंगे। हमारे वो फैसला, इनकी सरकार तो दूर तक नहीं आएगी,
सरकार बनेगी कांग्रेस की, लेकिन मैं इनका चित्र बता रहा हूँ। आज ये 1 महीने में की बुराई कर रहे हैं, जब 4.5 साल मलाई की सत्ता की, कब इनको बुराई न देना। इमोस बात है कमेंट कर रहा हूँ ना कि सरकार पर मेरे पॉइंट कर रहा हूँ, मैं इनके दो चित्रों पर कमेंट कर रहा हूँ। मेघराज जी छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद कुटिल जी आपके पास होंगे। मेघराज जी छोटा सा रिएक्शन। हाँ जी, मैं ये बोल रहा था कि आप ये देखिए, जो अभी हमारे ऊपर नीरज जी ने इतने आरोप लगाए हैं, मैं बात करना चाहूंगा दिल्ली की, मैं बात करना चाहूंगा पंजाब की। वही आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस को दोनों जगह से बिल्कुल जीरो पे लाकर रख दिया है, उनके साथ उन्होंने तो इलेक्शन से पहले ही हाथ मिला दिया। 10 कैंडिडेट नहीं है, आम आदमी पार्टी के साथ लड़ रहे। अभी आपने कहा कि यूपी में इलेक्शन है पहले चरण के 120, अरे 120 छोड़ दिया, आप 17 सीटों पे यूपी में इलेक्शन लड़ रहे हो। आज कांग्रेस की हालत आजादी के बाद ऐसी हो गई कि कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। 17 सीटों पे आम आदमी पार्टी जिसने उनको निकाल के फेंक दिया, उनके साथ वो कह रहे हैं हमारे कैंडिडेट बीजेपी वाले ले जा रहे हैं। आप हरियाणा की बात कीजिए ना, हरियाणा के आपसे कैंडिडेट भी ज्वाइनिंग हुई है, आपके रामपाल ने ज्वाइनिंग करी है, आप हरियाणा की बात करिए। जटपा तो खाली हो गई, सारी जटपा में खाली बैठी है, जटपा में बचाई किया। आपके भी जटपा में आ गए सारे कांग्रेस साथी है। देवेंद्र बबली जी मेरे पुराने दोस्त है, वो आपकी पार्टी में है, वो कांग्रेस ही है। आज आपने उनको अपने साथ मिला दिया इलेक्शन से पहले ही। आपने पंजाब को छोड़ दिया, आपने दिल्ली बिल्कुल साफ कर दिया। आपके हांसी वाले राहुल जी को लेकर भी खबर आ रही है आज। आपके हांसी वाले राहुल जी को लेकर भी खबर आ रही है आज, पार्टी छोड़ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। मेघराज जी आपसे कह रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ, हांसी वाले। देखिए अभी कोई ऐसी बात नहीं है, जब तक अध्ययन की सुना मैं उसको नहीं मानता। बतेरे लोगों ने कल ज्वाइनिंग भी करी। अगर पार्टी को छोड़ेगा भी, जो आदमी कमजोर होगा पार्टी छोड़ेगा, जो ईडी से डरेगा वो छोड़ेगा, जिसे कांग्रेस के साथ, जिसे कांग्रेस की नीतियों से अपवाद है वो छोड़ेगा। हम तो कह रहे हैं जिसे कांग्रेस की नीति गलत लगती है सब छोड़ दें, कांग्रेस में जाओ, कोई कमी नहीं है। कांग्रेस में नेता आते रहते हैं जाते रहते हैं, जितने नेता गए हैं उससे ज्यादा ज्वाइनिंग हो गई है। कल भी रामपाल जी ने ज्वाइनिंग करी है, हमारे वो भी ज्वाइनिंग करने वाले हैं। आप देखिए कांग्रेस के साथ में कितनी ज्वाइनिंग करने वाले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। कुटेल साहब, कुटेल साहब सभी को सुना आपने। मेघराज जी दोबारा समय आपको दूंगी। कुटेल जी दोनों को सुना आपने। जेजेपी ने बड़ा बयान दिया कि 1 महीने पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था और अब 1 महीने से जब से हमारा गठबंधन टूटा है चीजें काफी खराब हो गई है। तो कितना समर्थन इस बात को देते हैं आप? देखिए ज्योति जी, अभी भाई मेघराज जी बोल रहे थे और जनता जो है कि देख रही थी, और सच्चाई जो है कि इनके मुख से आ गई है कि इन्होंने जो है कि सरकार में रहते हुए क्या काम किए हैं नहीं किए हैं। तो जब ये सरकार में थे तो ये बड़ी बहस करते थे, किसानों के बारे में भी बहस करते थे, अगर पेंशन का मामला आता था उसमें भी बहस करते थे, अगर रजिस्ट्री घोटाला था तब भी ये बहस करते थे, शराब घोटाला था तब भी बहस करते थे। लेकिन आज जो है कि भाई मेघराज जी ने सच्चाई जो है कि वो बयान की है। भाई कुछ हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी को ले, महंगाई को ले, चाहे इनका स्मार्ट सिटी बनाने का जो काम था उसके अंदर घोटाले, नगर निगम का घोटाला इन लोगों ने किया है, वो तमाम बातें जो है कि इनके मुख से आ रही है और जनता जो है कि वो समझ चुकी है और जनता जो है कि वो बदला लेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कमल का फूल जो है कि वो खिलेगा नहीं। और मुख्य रूप से करनाल के जो मनोहर लाल जी है वो कहीं भी जाके खड़े हो गए उन घोटालों के लिए आप गए हो। आप जनता को गुमराह करने के सिवा कोई काम नहीं कर रहे। आप म्यूट हैं अभी अपनी बारी में, कोई सुन नहीं पा रहा है आपको। चलिए ठीक है मेघराज जी आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले रामराज जी शर्मा जी तीनों को आपने सुना। एक आरोप जो आप पर बार बार लगता है कि जब भी आपसे मुद्दे पूछे जाते हैं, पहले तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए, इसको मैं बाद में पूछूंगी। मेघराज जी ने जो कहा 1 महीने पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था, अब 1 महीने से खराब हो चुका है क्योंकि हम अलग हो गए हैं। आपने 10 विधायकों को लेके कोई खराब नहीं, को पता ही नहीं। सबसे बड़े किसान मोदी जी 6001 आदमी का किसान निधि से प्रधानमंत्री किसान निधि के किसान के खाते मारे, ऐसा पहली बार हुआ है। और एमएसपी पे हरियाणा में सबसे ज्यादा फसलों का भाव हरियाणा सरकार दे रही है अन्य प्रदेशों की बजाय, ये भी इनको पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा किसानी देश की हम है। कांग्रेस ने क्या किया था, सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा देते थे, सस्ते भाव में किसान को डरा धमका के उसकी जमीन खरीद लेते थे, महंगे भाव में बिल्डर को बेच देते थे। वो बिल्डरों की सरकार थी और 1-2 रुपए के टैक्स प्राकृतिक आपदा में कांग्रेस के टाइम में आते थे। अब हमारी सरकार ने इसका मतलब भुट्टा आप लोगों से मिला हुआ है। क्यों नहीं की कार्रवाई आप लोगों ने? कार्रवाई करी क्यों नहीं? आपको क्या पता कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई हो रही है।
कार्रवाई हो रही है। आप ईडी और सीबीआई का शिकंजा डाल करके नवीन जिंदल को जब अपने पाले में ला सकते हैं, अशोक तंवर को अपने पाले में ला सकते हैं, रणजीत सिंह को अपने पाले के अंदर ला सकते हैं, तो लेकिन हुड्डा के ऊपर हुड्डा पे नरम क्यों है आप लोग? आप बताइए, इसका जवाब दे। जनता मैं बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा किसान हितैषी हम है। महिलाओं के बारे में सबसे ज्यादा महिला हितैषी हम है। 33% आरक्षण हमने दिया महिलाओं को, 3 तलाक हमने खत्म किया, सबसे ज्यादा युवाओं को नौकरी हमने दी। आपके कांग्रेस के टाइम में तो सबकी शर्मा जी सुनिए। आपका भ्रष्टाचार में शर्मा जी सुनिए। आपका कहीं सजा हुई। ठीक है, सुनिए। हमने इतिहास बदल दिया। पहली बार हरियाणा में ऐसी सरकार बनी है तो बिना खर्ची बिना पर्ची के किसानों के बच्चे। चलिए, खर्ची पर्ची पर बहुत चर्चा होती है। अभी एक सवाल मेरा सुन लीजिए। नौकरी लग रहा है अपना। सुनिए शर्मा जी, बात है समाज विकास कार्य पूरे हरियाणा में हुए। हरियाणा एक, हरियाणा में एक, सबका साथ सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम करी है। चलिए ठीक है। एक आरोप जो आप पर बार बार लगता है शर्मा जी, एक आरोप जो बार बार आप पर लगता है विपक्ष की तरफ से, चाहे इनेलो की बात कर रहे, चाहे कांग्रेस की बात करे, चाहे जेजेपी की बात करे। जेजेपी तो खैर अब आरोप लगा रही है। एक आरोप जो बार बार लगता है वो ये कि जब भी आपसे स्थानीय मुद्दे पूछे जाते हैं, हरियाणा के मुद्दे पूछे जाते हैं, तो आप मोदी जी को ले आते हैं, आप 370 को ले आते हैं, आप 3 तलाक को ले आते हैं, आप राम मंदिर को ले आते हैं। ये आरोप जो है वो बार बार लगता है। आप ये बताओ, कोई अच्छा काम करेंगे, अच्छे काम की तो तारीफ भी तो होनी चाहिए। मोदी जी की नीतियां, इनको क्या तकलीफ हो रही मोदी जी का? मोदी जी का नाम लेते हैं इनको पता नहीं क्या हो जाता है, इनको एलर्जी हो जाती है। अरे विदेश में हमारी धारा की कमी है, धारा 370-35 जो हटी है, तो सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसे लोगों को संभव किया मोदी जी ने। कुटेल जी अपनी बारी में एक बार सुन लीजिए। ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है, हरियाणा में भी बड़े ऐतिहासिक कार्य हुए। आपके तीनों की दुकान में तो सौदा ही नहीं है। हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और फिर दोबारा इतिहास बनाएंगे। अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। जनता जनार्दन ने मन बना लिया। राजस्थान में आपको लड़का देख लिया। अब 5 राज्यों के में जिनके चुनाव हुए थे, 1.5 लाख जनता जनार्दन ने मोदी जी की नीतियों पे और लगाई थी। वो नीतियां सुनामी का रूप बन चुकी है। सुनामी चल गई मोदी जी की सुनामी। आपकी दुकान में सौदा नहीं है, जनता आपको नकार चुकी है। चलिए ठीक है। कुटेल साहब जल्दी से अपना जवाब दीजिए, उसके बाद नीरज जी आपके पास आऊंगी। कुटेल साहब जवाब दीजिए अपना। ज्योति जी देखिए, इनके कैंडिडेट जब फील्ड के अंदर जा रहे हैं तो लोगों के अंदर बड़ा भारी रोष है और विरोध कर रहे हैं। इनको गांव के अंदर जो है कि घुसने नहीं दिया जा रहा है, बोर्ड लगा दिए गए हैं। अगर इनको कोई समर्थन करेगा तो पंचायती फैसला ये रहेगा। तो जनता जो है कि वो समझ चुकी है, जनता जो है कि वो बदला लेगी। और जैसा जो है कि पिछले चुनाव के अंदर इन्होंने नारा दिया 75 पार का और 40 के ऊपर ही अटक गए, हरियाणा प्रदेश के अंदर कमल जो है कि वो खिलने वाला नहीं है। चलिए ठीक है नीरज जी, इसके बाद मेघराज जी आपके पास आऊंगी। शर्मा जी ठीक है। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी, बीजेपी कितने जोर लगा ले। आप देखिए, हमारी सीटें दूर डिक्लेयर हो रही हैं, लेकिन हमारी आप देखिए जन आक्रोश रैली, उस जन आक्रोश रैली में हम 90 की 90 सीधा विधानसभा का प्लेटफॉर्म तैयार कर चुके हैं। कैंडिडेट कोई भी हो उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। हरियाणा में बीजेपी सरकार, गठबंधन सरकार ने हर एक वर्ग को पीटा है, चाहे कोई भी लाठी हो, कर्मचारी हो, सबके सोच है, चाहे आंगनबाड़ी हो, सबको पीटा है। अब इस बात को बीजेपी स्वीकार तो नहीं करती है। उसका कहना है कि जब भी मोदी जी का नाम लेते हैं विपक्ष को एलर्जी क्यों हो जाती है नाम से। काम किया है तो नाम लेना है। इनके बाद मोदी जी के अलावा कुछ है नहीं, हमें एलर्जी क्यों होगी? लेकिन मैं एलर्जी इस बात से है, सिर्फ 2 ही मुद्दे, 370 राम मंदिर से क्या रोटी मिल जाएगी? राम मंदिर से बेरोजगारी हट जाएगी? राम मंदिर से देश के नाम हो जाएगा? क्या राम मंदिर बनाने से कोई बीजेपी के ठेकेदार बन गए? आप ठेकेदार लग रहे हो राम मंदिर के? राम तो सभी के, आपके भी, हमारे भी, सबके। फिर आप राम मंदिर के ठेकेदार लग रहे हो क्या? राम मंदिर से बेरोजगारी हट जाएगी क्या? राम मंदिर से महंगाई कम हो गई क्या? राम मंदिर बनाने से बताइए मुझे। राम मंदिर से बेरोजगारी कम हो गई, राम मंदिर से महंगाई कम हो गई, इस बात का जवाब दीजिए। महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करते। हरियाणा बेरोजगारी पर क्या थी, आज बेरोजगारी क्या थी? आप देश की बात करते हैं। जब कांग्रेस सरकार थी 55 लाख 1,000 करोड़ कर देगा, आप देश में 220 लाख। लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है भाई कांग्रेस सरकार में जमीनें छीनी जाती थी किसानों की। बिल्कुल सत्य बात है। सेक्शन क्या किसानों की जमीन सिर्फ कहने से क्या होता है? जमा पर्ची खर्ची बात करते हैं। हमारे आदरणीय होगा साहब ने मुख्यमंत्री खत्ता जी से अभी सुनिए, अभी आऊंगी आपकी बात सुन लीजिए। आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करो ना, जमा खर्ची की बात है। आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, सिर्फ बोलने से क्या होता है? मैं बोलता हूँ भ्रष्टाचारी हो, आप हमारे खिलाफ कार्रवाई कीजिए। 10 साल आपकी सरकार है, क्यों नहीं करते? नगर निगम घोटाला,
सहकारिता घोटाला, कोटा घोटाला, इसमें क्या किया आपने आज तक? बेटी बचाओ बेटी बहन, उसके बलात्कारी का रोप लगा, उसको आज तक आपने मंत्री बना रखा है। संदीप सिंह का चुन दिया, इतना के सीधी बात है। 50 मैं सियासी बड़ी लगा क्या साझेदारी की इसमें, अगर बेटी बचाओ की धज्जियां उड़ा रहे हो, ऐसे आपने इन्होंने में किया, हरियाणा में किया, ऐसे आपने सेंटर में किया, आप अपने आप कीजिए ना। एक एक करके। हाँ शर्मा जी बाहर में झोंक दिया, उस बिटिया क्या कसूर था? आप महिलाओं की बात करोगे? सबसे ज्यादा महिला विरोधी आप है। चलिए ठीक है। महिलाओं का 33% आरक्षण दिया, 3 तलाक हमने खत्म किया। आप बताओ ना, जब बहुत ज्यादा मुमकिन है, दोनों जवाब बहुत ज्यादा मुमकिन है। चलिए ठीक, चलिए ठीक ठीक ठीक। हत्याकांड जनता भूल गई, सुशील शर्मा कौन था? ये तो अपने नेताओं को डिफेंड करने वाली बात हो गई ना कि अच्छा तुम्हारे नेता का भी तो वीडियो आया था, अच्छा तुम्हारे नेता का भी तो वीडियो आया था। ये तो डिफेंड करने वाली बात हो गई। चलिए ठीक है, मेघराज जी के पास में जा रही हूँ, तीनों के पास लौटूंगी। मेघराज जी, तीनों को आपने सुना, इस पर रिएक्शन भी चाहूंगी, लेकिन आपने मुद्दे बताए। रोजगार को कितना बड़ा मुद्दा जेजेपी मानती है? क्योंकि बीजेपी कहे, चाहे इनेलो कहे, चाहे कांग्रेस कहे, किसी का ये मानना नहीं है, कोई भी अपनी आपकी बात से सहमत नहीं है कि पिछले 1 महीने से ही गड़बड़ी चल रही है। सबका आरोप है कि सत्ता की मलाई आपने खाई और आपको बाहर अगर कर दिया तो अब आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपने सुना होगा कि झूठी खबरें उड़ाई गई, अफवाहें उड़ाई गई, कहानी कुछ और थी, सुनाई कुछ और गई। इवन अभी भी जब मैं बात कर रहा था आपसे तो बात चल रही थी किसानों की, कि किसानों की क्या हालत है इस टाइम देश में, उनकी फसलों का क्या चल रहा है, उनकी पेमेंट का क्या हो रहा है। जहां तक डेवलपमेंट की बात है और जहां अब आप बात कर रहे हो, रामदास जी मैं बोल देता हूँ, मैं शायद आप लोग किसी भी बीच में नहीं डिस्टर्ब किया मैंने। जहां अब आप देख रहे हो हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, हमने एनडीए के साथ गठबंधन किया, जो कि पहली बार नहीं किया। आप ये देखिए, हम हमेशा एनडीए का पार्ट रहे थे स्टार्टिंग से ही, जब से हमारी पार्टी नहीं बनी। तो अब क्यों विरोध हो गया? बात इतनी थी कि हम पहले मेजोरिटी में होते थे, अब माइनॉरिटी में थे। जो हमारा पार्टी के साथ गठबंधन हुआ वो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने जो हमारे मैनिफेस्टो में थे, हमने हर एक पॉइंट को टच किया। और आप ये देखिए, जहाँ रोजगार की बात आती है, 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की जो बात थी, तब जब आपका पॉइंट नहीं सुना गया तो फिर अलग होना ही पड़ा सीट वाला। हमारा जो पॉइंट अभी था वो सुना गया। आप देखिए, हमने हर एक पॉइंट में डिस्कस किया। हमारा एक जो लास्ट अभी डिस्कशन हुआ था, जो कि पेंशन को लेके हुआ था। आप ये देखिए, हरियाणा कंपेयर टू अदर स्टेट, जो आज हम 3000 रुपए पेंशन का दोनों ज्वाइंट सरकार में रहते हुए जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम करवा पाए, वो 3000 हरियाणा में है। आप कांग्रेस शासित और प्रदेशों के हालत देखिए, आज कांग्रेस बात करिए बड़ी बड़ी चीजों को लेकर, कैंडिडेट मतलब अपने। लेकिन आप मुझे ये बताइए ना, आप कह रहे हैं कि किसानों की हालत क्या है देश में, आप मुझे ये बताइए ना, अगर हरियाणा के किसानों की बात करें तो 1 महीने पहले की हालत क्या थी और अभी की हालत बताइए। पहले अगर आप बात करते हो किसानों की, आप देखिए कोरोना काल जैसी जो बीमारी आई थी हमारे, उस कोरोना काल के अंदर हमने हर ब्लॉक लेवल पे मंडियां जो है स्थापित की गई, ताकि वो नियरेस्ट मंडी में जाकर अपनी किसान अपनी फसल को बेच सके। उनका तब जब इतना विकास हुआ ही था तो फिर ये क्यों बुरा सपना बताते हैं जेजेपी के साथ गठबंधन को? बीजेपी वाले कहते हैं कि ये तो बुरा सपना था उनके साथ गठबंधन। अगर इतना विकास हुआ ही था तब तो ये अच्छा सपना होना चाहिए। यहाँ पर आपके सामने प्रवक्ता बैठकर अपनी अपनी राय देते हैं, जबकि मैं कहता हूँ कि एनडीए के अंदर हमने जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के तहत हम चलते आए। हमने बहुत कुछ सीखा, बिकॉज हमारी पार्टी, आप देखिए जब हम आए थे सिर्फ 9 महीने की पार्टी थी, 10 हमारे विधायक जीत का है, पब्लिक ने हमारा इतना साथ दिया, हम उसके लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं। और जो हमने मैनिफेस्टो रखा, उस मैनिफेस्टो को पूरा करने का काम किया, चाहे वो किसानों का हो, चाहे युवा रोजगार का हो, चाहे महिलाओं का हो। हमने हर क्षेत्र में उसमें जो है प्रोग्रेस की। आप बात की इंडस्ट्री की, अभी हमारे साथी नीरज जी बोल रहे थे, इनकी सरकार यहाँ पे 10 साल कंटिन्यू रही है कांग्रेस। आप ये देखिए, उसमें इंडस्ट्री यहाँ से बाहर जाने लग गई थी। आप उस टाइम बात कीजिए, रोहतक कैसे जल गया, कोई बात नहीं करता उससे। किसानों के ऊपर अगर आप बात कीजिए, आतंकवाद के अंदर गोली चली, किसने चलाई हो गोली, किसका शासन था उस टाइम पे? हमने इस टाइम के अंदर सरकार में रहते चौधरी छोटूराम जी बोलते थे कि भाई आप शासन का पार्ट होगा तभी कुछ चेंज करवा पाओगे, अगर आप शासन में हो ही नहीं तो आप कहाँ चेंज करवा पाओगे, आपकी आवाज कौन सुन पाएगा? हमने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जितने भी हमारे जो विषय थे, हमने हर विषय को टच किया, हर विषय को आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे वो किसान का हो, रोजगार का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। एक साथी अभी बोल रहे थे कि उत्ताना में क्या हुआ, लेकिन वो ये भूल गए बताना कि उत्ताना के अंदर जो घटना हुई वो प्रिंसिपल कौन था, किसके घर में बैठ के मीटिंग होती थी, उस प्रिंसिपल को तीसरी बार ये घटना हुई थी, किसने आज तक बचाया? हमने तो जांच रखी,
जांच उसकी चल रही है, लेकिन उससे पहले जो हुआ उसका कोई जिक्र नहीं करेगा कि वो किस शासन में कब कब हुई, किसने उसको सपोर्ट किया, किसने घर पे बैठ के उसकी मीटिंग हुई और क्यों इतना सब कुछ हुआ। हम तो फिर भी एक्शन ले रहे हैं। चलिए ठीक है कुटेल जी, इनके सवालों के सवाल तो खैर क्या ही है, इनकी बातों पर टिप्पणी के साथ फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी। देखिए ज्योति जी, अब चाहे भाई मेघराज जी कुछ भी कहे, लेकिन इन्होंने मिलकर के जो है कि हरियाणा को लूटने का काम किया है। अब जो उचाना की बात है वो कांग्रेस के समय से जो है कि वो चल रहा था, और जब विधानसभा के अंदर ये बात उठी तो वहां पर जो है कि कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर के उस मुद्दे को खत्म करने का काम किया है। और जब वहां पर एक बात फैसला हुआ कि भी है ना किसी सिटिंग जज से जो है कि इसकी जो है कि वो कार्रवाई कराई जाए, तो देखिए उसको बंद क्यों किया गया, उसको खत्म क्यों किया गया। तो यहाँ पे बहुत बड़े सवाल जो है कि वो पैदा होते हैं कि विधानसभा के अंदर जो है कि आज रोजगार की बात करते हैं, और जब डिबेट के अंदर रोजगार के ऊपर बात होती थी तो बड़े दावे के साथ बोलते थे कि हमने जो वायदा किया तो हम उसको पूरा कर रहे हैं। फिर 75% जो है कि रिजर्वेशन जो है कि हम जो है कि उसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है कि वो देने का काम कर रहे हैं। पेंशन की जब बात होती थी कहा कि हम पेंशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये बातें अब बैठ करके यहाँ पर बोलना जो है कि निहायत गलत है, और किसानों के प्रति सहानुभूति बटोर रहे हैं। और उस समय कहते थे कि भाई किसान जो है कि वो गलत कर रहे हैं। किसान जब सड़कों के ऊपर थे, जब 1 साल तक जो है कि किसान सड़कों के ऊपर रहे और 733 की करीब शहादत हुई है, किसान मारे गए हैं, तो तब कहाँ पर थे आप लोग, आप बताइए मुझे। और आप लोगों ने जो कि जनता के साथ धोखा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को जो है कि वो लूटने का काम किया है। अब यहाँ पर अभी पहले जब शुरुआती दौर के अंदर जब है कि हमारे शर्मा जी बोल रहे थे कि हमने विकास का काम किया है। ठीक है, कुछ समय की थोड़ा सा कमी है। शर्मा जी आपसे फाइनल कमेंट आप चाहूंगी। देखो, सबसे ज्यादा किसान इस एशिया में हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा किसानों की फसलों का भाव दिया जा रहा है। MSP के भी ऊपर हम किसानों की जमीनों का भाव, फसलों का भाव दे रहे हैं। और महिलाओं के लिए, महिलाओं के सबसे ज्यादा अगर काम किया तो मोदी जी ने किया है। 33% आरक्षण हमने उनको दिया है, और 3 तलाक हमने खत्म किया है। युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम हमने किया है। 1,40,000 हमने रोजगार दिए, और बिना खर्चे बिना भर्ती के किसी 3 पीढ़ी खाली चलेगी थी। आज उस घर का बच्चा आज क्लास होना सर लग रहा है। रोजगार की जो बात होती है, एक दिन विशेष तौर पर रोजगार पर ही बात की जाएगी, पूरी डिबेट उसी पर ली जाएगी। नीरज जी फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगे। ठीक है शर्मा जी, समय की थोड़ा सा कमी है। ठीक, वो आने वाले समय की बात है। शर्मा जी अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। नीरज जी फाइनल कमेंट। नीरज जी, 10 बार बीजेपी सरकार रही, चाहे हमारी रही चाहे नेहरू की रही, ये जनता तय करेगी। जनता किस पे विश्वास करती है ये देखने वाली बात है। जनता मालिक है, जनता तय करेगी। हम सब अपनी पार्टी का प्रवक्ते हैं, हम पक्ष रखते हैं, लेकिन जनता मालिक बनाएगी। जनता किसके नौकर बनेगी, जनता तय करेगी, जनता फैसला करेगी किसकी सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए कुछ ही घंटे बाकी हैं, और उससे पहले पार्टियों ने लगभग कमर कस ली है। और हरियाणा की अगर बात करें तो इनेलो ने भी 3 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।